कहानी की शुरुआत शिकारियों के ग्रुप से होती है जो एक जंगल में शिकार पर आए हुए थे। इन शिकारियों के ग्रुप को स्टीव नाम का एक आदमी गाइड कर रहा था। दरअसल ये ग्रुप यहाँ पर एक दुर्लभ पक्षी को ढूंढने आया था जो सिर्फ इसी जंगल में पाया जाता था। इस ग्रुप के मेन शिकारी का नाम बिल था जिसका काम अपनी टीम की रक्षा करना था। इनके साथ प्रोफेसर फ्रैंकी भी था। इस जंगल में आने का आइडिया इसी प्रोफेसर का था और ये टीम भी इसी ने ही बनाई थी। आगे ये लोग एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर अपना टेंट लगा लेते हैं। वहीं स्टीव अपने साथ कुछ लोकल आदमी लाया हुआ था जो बाकी लोगों का सामान संभालते थे। तभी जून बाथरूम करने जाती है, लेकिन उस बाथरूम में पहले से ही एक गोरिल्ला मौजूद था जिसको देखकर जून डर जाती है। बिल ने उसे मारने की कोशिश की लेकिन उसका निशाना चूक गया और वो गोरिल्ला भी उनसे बचकर भाग निकला। इसके बाद जून नहाने की तैयारी करने लगी। वहीं प्रोफेसर फ्रैंकी अपने असिस्टेंट ब्रेंडन को बता रहा था कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ उस पक्षी को ढूंढने आए हैं, इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ पक्षी पर होना चाहिए। लेकिन वहीं ब्रेंडन का ध्यान तो नहाती हुई जून पर था और वो काफी देर से उसके शरीर को देखकर एक्साइटेड हो रहा था। तभी प्रोफेसर भी उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम बाहर क्या देख रहे हो। जिसके बाद वो भी बाहर आकर जून को नहाते हुए देखने लगा, लेकिन फिर जैसे तैसे करके प्रोफेसर ने खुद पर कंट्रोल कर लिया। इसके बाद उसने ब्रेंडन को एक दूरबीन दी और कहा कि तुम जाकर बाहर उस पक्षी को ढूंढो और मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आता हूँ। लेकिन तभी ब्रेंडन के जाते ही प्रोफेसर वापस से जून को नहाते हुए देखने लगा। वो सोच रहा था कि काश वो उसके साथ इंटीमेट हो पाता। वहीं ब्रेंडन जाकर एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो वहाँ से जून को अच्छी तरह देख सके। वहीं बिल भी जून को देखकर एक्साइटेड हो रहा था। जिसके बाद वो जून के पास जाता है और उसे नहलाने लगता है। लेकिन इसी दौरान ब्रेंडन के पास वो गोरिल्ला आ गया और वो भी उससे दूरबीन लेकर जून को नहाते हुए देखने लगा। लेकिन जब ब्रेंडन की नजर गोरिल्ला पर पड़ी तब वो शॉक्ड हो गया। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है और सभी खाना खाने लगते हैं। वहीं इन सभी को दूर खड़ा एक आदि मानव देख रहा था। इसी बीच बिल जून से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तभी प्रोफेसर उसे कहता है कि जून का पति भी जानवरों की खोज करता था, लेकिन फिर एक दिन जब वो इस जंगल में अपनी खोज कर रहा था तभी वो अचानक गायब हो गया। उसके साथ जून का बेटा भी था और उसका भी कुछ पता नहीं चला। इसी वजह से जून उन्हें यहाँ पर ढूंढने आई है। वहीं वो आदि मानव अभी भी उन्हें ही देख रहे थे। इसी दौरान वो अपने एक दोस्त टार्जन को इशारा करते हैं। तभी टार्जन भी वहाँ पर आकर जून को देखने लगता है और जून उसे इतनी खूबसूरत लगती है कि पहली नजर में ही वो उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही गोरिल्ला आ जाता है जिसको देखकर टार्जन वहाँ से भाग जाता है। आगे खाना खाते वक्त जून की स्कर्ट में एक सांप घुस जाता है। जून को लग रहा था कि शायद बिल उसके मजे ले रहा है, लेकिन जब वो उसके हाथ बाहर देखती है तब उसका शक प्रोफेसर पर जाता है। लेकिन तभी उसके भी हाथ ऊपर देखकर वो ब्रेंडन पर शक करने लगती है। लेकिन ब्रेंडन तो माल फूंककर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। जून सोचती है कि यही मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है, इसलिए वो उसे एक जोर का चमाट लगाती है। लेकिन जब ब्रेंडन खड़ा होता है तभी उसके भी हाथ बाहर देखकर जून घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर वो तीनों आदमी भी हैरान थे कि इसको अचानक क्या हो गया। फिर अगली सुबह जून की नौकरानी मैरी बिल के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या मैं आसपास घूमने जा सकती हूँ, और बिल के हाँ करते ही वो जंगल में घूमने चली जाती है। आगे घूमते घूमते वो एक झरने के पास आती है जो कि बहुत खूबसूरत था। तभी मैरी अपने सारे कपड़े उतारकर उस झरने के अंदर नहाने चली जाती है। इसी दौरान वो टार्जन भी घूमता घूमता वहाँ पर आ जाता है और मैरी को नहाते हुए देखने लगता है। अब मैरी को बिना कपड़ों के देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है और एक रस्सी से झूलकर उसके पास जाने लगता है। लेकिन तभी वो गधा उस झरने में अटक जाता है। अब उसको देखकर मैरी उसकी मदद करने आती है और उसको पानी से निकालकर उसकी जान बचा लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन उस टार्जन को उनकी भाषा नहीं आती थी और वो बस एक ही चीज बोलना जानता था कि मुझे दूध पीना है। मैरी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अपना दूध नहीं पिला सकती, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो। उधर टार्जन भी समझ चुका था कि ये उसके साथ इंटीमेट होने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंडन उस पक्षी को ढूंढ रहा था और तभी उसे एक पेड़ पर उस पक्षी का पंख मिल जाता है। आगे जब वो उस पंख को प्रोफेसर को दिखाता है तो ये देखकर वो बहुत खुश होता है। प्रोफेसर कहता है कि हम उस पक्षी के बेहद करीब हैं। लेकिन इसी दौरान एक घायल मजदूर उनके सामने आकर गिरता है। हम देखते हैं कि उस मजदूर को बहुत सारे तीर मारे गए थे और उन तीरों पर लिखा था कि हम लॉयन कबीले के जंगली हैं। अब लॉयन कबीले का नाम सुनते ही उनके लोकल आदमी डरकर वहाँ से भाग गए। वहीं ये सब देखकर बाकी के लोग भी रात होते ही पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं। वो लोग यहाँ से जाने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो लॉयन कबीले को संभाल लेगा, क्योंकि वो बिना उस पक्षी के वापस नहीं जा सकता था। फिर अगली सुबह हम लॉयन कबीले वालों को देखते हैं जो कि जोर जोर से संगीत बजा रहे थे। वहीं वो संगीत सुनकर बिल अपने लोगों से कहता है कि लॉयन कबीले वाले आसपास ही हैं और वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। बिल बताता है कि हमारी जान खतरे में है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। हम लोग एक बड़ा सा गड्ढा बनाएंगे और उस पर पत्ते रख देंगे। फिर जब कबीले वाले हम पर हमला करने आएंगे तो वो उस गड्ढे में गिरकर फंस जाएंगे। अब बिल की बात सुनकर सभी लोग गड्ढा बनाने
लगते हैं, लेकिन जोश जोश में वो गधे इतना बड़ा गड्ढा बना देते हैं कि वो खुद ही उसमें फंस जाते हैं। इसी बीच लोयन कबीला भी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था और वो जल्दी ही उन सभी को पकड़ लेते हैं। आगे उन सभी को उस कबीले में लाया जाता है और वहाँ पर सभी को बांध दिया जाता है। वहीं वो कबीले वाले आग जलाते हैं ताकि वो इन सभी को पकाकर खा सकें। फिर आग जलाकर वो लोग अपना हथियार तेज करने लगे, लेकिन इसी बीच वहाँ पर टार्जन आकर मैरी को भगाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं कबीले से कुछ ही दूर एक जंगली लड़की जिसका नाम मारिया था, वो उन्हीं लोगों को देख रही थी। वो उन गोरे आदमियों को देखकर अपने बाकी साथियों को भी वहाँ पर बुला लेती है। दरअसल उन लड़कियों ने जिंदगी भर सिर्फ काले आदमी ही देखे थे, इसलिए पहली बार गोरे लोगों को देखकर वो लड़कियां हैरान हो रही थीं। फिर जैसे ही वो कबीले वाले उन कैदियों को मारने लगे, तभी मारिया ने उन पर हमला कर दिया। उधर कबीले वाले भी ये देखकर घबरा जाते हैं और तभी सभी लड़कियां मिलकर उन पर हमला बोल देती हैं, जिससे पूरा लोयन कबीला डरकर भाग जाता है। फिर मारिया के कहने पर सभी कैदियों को आजाद कर दिया जाता है। आगे वो सभी से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ हमारे कबीले में चलना होगा। बिल ने उनसे पूछा कि तुम हमारे साथ करना क्या चाहती हो। मारिया ने कहा कि हमेशा से हम लोग काले आदमियों के साथ ही इंटीमेट होते थे, जिस कारण हमारे बच्चे भी काले ही पैदा होते थे, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ इंटीमेट होकर सुंदर और गोरे बच्चे पैदा करना चाहते हैं। अब मारिया की ये बात सुनकर वो तीनों आदमी बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो लड़कियां सभी को अपने कबीले की तरफ ले जाने लगती हैं। फिर रास्ते में मारिया प्रोफेसर फ्रैंकी को अपने कबीले के बारे में बताती है। वो कहती है कि हमारे कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं। दरअसल हमारे कबीले को श्राप मिला था कि हम सिर्फ काले लोगों के साथ ही शादी कर पाएंगे, और इस श्राप की वजह से हमारे कबीले में सिर्फ लड़कियों का ही जन्म होता था। लेकिन जब हम तुम लोगों के साथ इंटीमेट होकर बच्चे पैदा करेंगे, तब जाकर हमको इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। आगे सभी लोग फेरी कबीले में पहुंच जाते हैं, जहां सभी लड़कियां उन आदमियों का स्वागत करती हैं। फिर कुछ देर बाद कबीले का मुखिया चार्ली भी इन लोगों से मिलने आता है, जो इनके कबीले में कई सालों से रह रहा था, और कभी कभी ये लड़कियां उसके साथ इंटीमेट हो जाया करती थीं। पर तभी जून देखती है कि ये आदमी तो उसका पति है, और अपने पति को जिंदा देखकर वो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है। आगे चार्ली उसे बताने लगता है कि बीते 25 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बताता है कि 25 साल पहले वो अपने बेटे के साथ इस जंगल में घूम रहा था। वो यहाँ पर कुछ नायाब जानवरों की खोज में आया था, लेकिन घूमते घूमते वो लोयन कबीले के हाथ लग जाता है। वो कबीले वाले उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी फेरी कबीले की लड़कियां आकर उसे बचा लेती हैं। चार्ली बताता है कि इस कबीले की लड़कियां बहुत अच्छी हैं, इन्होंने कभी भी मुझे तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी। जून पूछती है कि हमारा बेटा कहाँ पर है। चार्ली कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिंदा है और हमारे आसपास ही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो टार्जन ही इन दोनों का बेटा था। तभी वहाँ पर हम मैरी को देखते हैं, जो उसे इंग्लिश सिखा रही थी। फिर कुछ देर बाद चार्ली मेहमानों से मिलने आता है। वो प्रोफेसर के पास आकर उन्हें बताता है कि कल तुम तीनों की शादी होने वाली है, जिसके अगले दिन सुहागरात मनाने के बाद तुम्हारी फिर से शादी हो जाएगी, और फिर वापस से सुहागरात मनाने के बाद तुम्हारी फिर से शादी हो जाएगी, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक तुम पूरे कबीले के साथ इंटीमेट नहीं हो जाते। अब ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि शहर में तो कोई लड़की उन्हें भाव नहीं देती थी, लेकिन यहाँ पर तो उन्हें रोज ही लड़कियां मिलने वाली थी। फिर अगले ही दिन उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उधर जून को भी लीडर बना दिया गया था और उसे चार्ली के पास में ही बिठाया हुआ था। थोड़ी देर बाद वो तीनों लौंडे भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी मारिया उन्हें वो दुर्लभ पक्षी दिखाती है, जिनको उस कबीले की लड़कियों ने अपने पास रखा हुआ था। अब उस पक्षी को देखते ही प्रोफेसर हैरान रह गया, क्योंकि जिस पक्षी को वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, वो उन्हें इस कबीले में जाकर मिला। अब जल्दी ही शादी की रस्म शुरू हो जाती है। उन तीनों को लग रहा था कि उनकी मारिया जैसी ही किसी सुंदर लड़की से शादी होगी, लेकिन उनकी शादी तो इन मोटी औरतों से करा दी जाती है, जिसके बाद उन तीनों को जबरदस्ती सुहागरात मनाने के लिए भेजा जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उन औरतों ने इन तीनों का बहुत बुरा हाल कर दिया था। ये तीनों आदमी उन औरतों से इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि वो किसी भी हालत में इस कबीले को छोड़कर यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन मारिया उन्हें यहाँ से जाने से मना कर देती है। वहीं चार्ली भी उन्हीं आदमियों का साथ दे रहा था, इसलिए मारिया उनसे लीडर का पद छीन लेती है, जिसके बाद वो खुद ही इस कबीले की लीडर बन जाती है। थोड़ी देर बाद उन तीनों की फिर से शादी होने वाली थी, और इस बार तो चार्ली को भी शादी में शामिल कर लिया गया था। आगे उन सभी को फिर से वही पक्षी दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्टी को देखते हैं, जो उन लोगों को बचाने के लिए अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। वहीं मैरी भी टार्जन को लेकर उस कबीले में आ गई थी, ताकि वो अपने दोस्तों को यहाँ से निकाल सके। तभी मार्टी के साथी उस कबीले में गोलियां बरसाने लगते हैं, जिस वजह से कबीले में भगदड़ मच जाती है। वहीं टार्जन भी अपने जानवर दोस्तों को आवाज लगाता है, और तभी उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे हाथी उस कबीले की तरफ दौड़ने लगते हैं। वहीं प्रोफेसर मौका देखकर उस पक्षी को उठा लेता है, जिसके बाद वो सभी लोग उस कबीले से भाग जाते हैं। वहीं वो हाथी भी कबीले तक पहुंच जाते हैं और मार्टी के सभी साथियों को कुचल देते हैं, लेकिन उन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर कहानी के अंत में प्रोफेसर के सभी साथी बच जाते हैं। वहीं मार्टी के साथियों को मारिया का कबीला पकड़ लेता है
है, जिसके बाद उन सभी लड़कियों की शादी अब उन लड़कों से होगी। वहीं जून को भी अपना बेटा मिल गया था, जिसे पाकर वो बहुत खुश थी। आगे सभी लोग वापस शहर आ जाते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।